एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राज व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा भारत में होती हो जिसमें कि उस अध्याय से सवाल पूछे न जाते हों, और वो अध्याय है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक बहुत ही विस्तृत और एक बड़ा अध्याय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय भी है यदि आपकी थोड़ी बहुत इसमें रुचि हो। ये इतना विस्तृत है कि संविधान की पुस्तकों में अक्सर लगभग एक तिहाई हिस्सा मूल अधिकारों से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जितने भी मुकदमे आते हैं उसमें से आधे से अधिक मुकदमे मूल अधिकारों से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो हर दृष्टि से एक नागरिक के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी मूल अधिकारों को जानना हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है। एक प्रतियोगी छात्र के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है ही। हम इतने विस्तृत अध्याय को परीक्षोपयोगी ढंग से बहुत ही कम समय में कवर करेंगे, लेकिन उसी में से आपको सारे सवालों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मूल अधिकार है क्या। जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकारों का अर्थ क्या है और ये कहाँ पर हमारे संविधान में है। तो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों का वर्णन यद्यपि अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में है, 12, 13 और 33, 34, 35 उसमें मूल अधिकारों के आनुषांगिक प्रावधान अर्थात मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनमें मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया है। मूल अधिकारों का स्रोत क्या है। तो मूल अधिकारों के यदि बाह्य स्रोत को देखें तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, इसलिए बाह्य स्रोत के रूप में तो मूल अधिकारों का स्रोत है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान। और यदि आंतरिक स्रोतों की दृष्टि से देखें भारत में तो इसका स्रोत है नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें कि मूल अधिकारों का जिक्र स्पष्ट रूप से किया गया था। अब ये मूल अधिकार है क्या, मीनिंग क्या है इनका। तो मूल अधिकार का सीधा साधा एक वाक्य में यदि अर्थ बतलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिन अधिकारों के अभाव में हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। अर्थात कोई भी मनुष्य या कोई नागरिक अपने जीवन के सभी पक्षों का निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में किसी भी दृष्टि से पूर्ण विकास करना चाहता है तो मूल अधिकारों के माध्यम से ही वह कर सकता है। मूल अधिकारों के अभाव में हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास हेतु मूल अधिकार अपरिहार्य अधिकार हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार इसलिए हैं कि हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अलग से इनका उल्लेख किया गया है और इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 32 के माध्यम से
सर्वोच्च न्यायालय को इनका गार्जियन भी घोषित किया गया है, इनको संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया गया है। संसद भी बिना संविधान में संशोधन किए मूल अधिकारों को न तो सीमित कर सकती है न छीन सकती है। अब मूल अधिकारों के संबंध में सीधे सीधे मूल अधिकारों पर आए, इसके पहले ये देखें कि ये जो मूल अधिकार हैं ये किनको प्रदान किए गए हैं। तो जहाँ जहाँ से, याद रखिए, जहाँ जहाँ से सवाल आए हैं, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में हो या पीसीएस राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हो, डायरेक्ट वहीं से हम आपको लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका कोई भी सवाल छूटने न पाए। आपको कोई क्वेश्चन बैंक दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब तक पूछे हुए सारे सवालों के उत्तर इस वीडियो लेक्चर से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मूल अधिकार किनको प्राप्त हैं? तो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर किया गया है। नागरिक और व्यक्ति, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है कि कौन कौन से मूल अधिकार स्पेशली नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात भारत के नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले सभी लोगों अर्थात सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इनके अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, किंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस तरह से इनके सिवाय जो अन्य मूल अधिकार हैं वह नागरिक और विदेशी अर्थात सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मूल अधिकारों की विशेषता ये है कि ये मूल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी ये असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि ये अधिकार युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। युक्त प्रतिबंधों के अधीन, अर्थात अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त प्रतिबंधों के अधीन, अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अर्थात मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इनको कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में भाग 3 के अंतर्गत ही कुछ ऐसे प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है, उन प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए ही मूल अधिकारों का इस्तेमाल किया जाना है। उन युक्त प्रतिबंधों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। अब अन्य अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर क्या होता है? तो अन्य अधिकार और मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि अन्य अधिकार किसी कानून के माध्यम से हमें प्राप्त होते होंगे या संविधान में संवैधानिक अधिकार के रूप में भाग 3 के बाहर किसी अन्य स्थान से प्राप्त होते होंगे, जबकि मूल अधिकार स्पेशली संविधान में और साथ साथ केवल भाग 3 के अंतर्गत ही प्राप्त हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन मूल अधिकारों को अपनी ओर से व्याख्यायित करके इन्हें और अधिक विस्तृत स्वरूप भी प्रदान कर दिया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 की व्याख्या करते हुए उन्हें और भी बहुत से अधिकारों को मूल अधिकारों में मान लिया है। अब ये जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, बहुत से अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। राज्य के द्वारा बनाए गए मनमाने कानूनों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इस प्रकार से इन अधिकारों के माध्यम से राज्य के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि राज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य में क्या क्या शामिल होगा ये बताया गया है। तो कहा गया कि राज्य में निम्नांकित शामिल होंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि राज्य एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जिसका अपना एक निश्चित भूभाग है, जिसकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या है, जिसमें एक सरकार है और उसकी अपनी एक संप्रभुता या सॉवरेंटी है। लेकिन यहाँ भाग 3 के संबंध में राज्य को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है और राज्य के अंतर्गत 4 चीजें शामिल की गई हैं। पहला, संघ सरकार और संसद। संघ सरकार अर्थात भारत सरकार और संसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य सरकारें और राज्य विधान मंडल अर्थात स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसके साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज या स्थानीय प्राधिकारी और चौथा, अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज, जो कि भारत सरकार के लिए या भारत सरकार के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के प्राधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि LIC जैसी संस्थाएं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि हैं, वे सब भी राज्य शब्द के परिभाषा में आएंगे अनुच्छेद 12 में। अब अनुच्छेद 13 में क्या बतलाया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें ये बतलाया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों की क्या स्थिति होगी। मूल अधिकारों से असंगत या उनका उल्लंघन करने वाली विधियां। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पहले से यदि कोई ऐसी विधि चली आ रही हो जो संविधान के लागू होने के बाद मूल अधिकारों के से असंगत हो या मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, उनके विपरीत हो, तो भी, और यदि संविधान के लागू होने के बाद कोई नई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है, तो भी ऐसी प्रत्येक विधि प्रारंभ से ही शून्य और अविधि मान्य होगी, शून्य होगी और अविधि मान्य होगी, नल एंड वाइड होगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संसद के द्वारा बनाए गए सामान्य कानून या संसद के अतिरिक्त पहले से बनाई गई किसी संस्था के द्वारा चले आ रहे कानून कोई भी मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। उन सब से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान
किया गया है। लेकिन याद रखना है कि इनके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। विधि में, विधियां जब हम कहते हैं तो विधि में क्या क्या आएगा, तो विधि के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज इत्यादि। आदेश, अध्यादेश, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, उपविधि, बाई लॉ, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, और कस्टम एंड यूजेज, प्रथा व रूढ़ियां हैविंग द इफेक्ट ऑफ लॉ, जो कि विधि का प्रभाव रखती हूं। तो विधि तो एक सामान्य शब्द है। मूल अधिकारों के संबंध में जहां कहीं आएगा कि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कि नहीं करती है, तो विधि में क्या क्या आएगा, तो उसके अंतर्गत कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ सकता है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस भी आ सकता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन भी आ सकते हैं, बाईलॉज भी आ सकते हैं जो मेन एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, और यहाँ तक कि प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी जिनको कि कानून के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी हो, वे प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से किसी से भी यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो ये सब जो है अमान्य होंगी, शून्य होंगी, असंवैधानिक मानी जाएंगी। मूल अधिकारों को ही इन सब के ऊपर वरीयता प्रदान की जाएगी। ये बात अनुच्छेद 13 में बताई गई है। तो ये सभी मूल अधिकारों से यदि असंगत हैं तो वह शून्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, अविधि मान्य हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब सीधे सीधे मूल अधिकारों पर आते हैं। ये तो दो अनुच्छेद ऐसे थे जो मूल अधिकारों के संबंध में थे लेकिन सीधे सीधे मूल अधिकार नहीं थे। तो अब सीधे सीधे मूल अधिकार, तो देखिए मूल अधिकारों में मूल संविधान के अंतर्गत कुल 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। और याद रखना चाहिए कि ये तो मेन कैटेगरी है अधिकारों की। एक एक अधिकार के भीतर भी फिर कई अधिकार हैं, और ये जितने भी अधिकार हैं वह अनुच्छेद 14 से लेकर के और 32 तक के अंतर्गत हैं। पहले संक्षेप में देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद
19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। तत्पश्चात शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। तत्पश्चात राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। इसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है अनुच्छेद 29 और 30। और आखिर ये छठा अधिकार या आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। बताते चलें कि मूल संविधान के अंतर्गत एक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, और वो अधिकार था अनुच्छेद 31 में। लेकिन इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, याद रखना है। लेकिन केवल मूल अधिकार के रूप में इसे समाप्त किया गया है संविधान में अभी भी यह अधिकार अर्थात संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क या 300A के अंतर्गत एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में है, एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार के रूप में, एक विधिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया है, जो कि भाग 3 से बाहर है। इसलिए यह निश्चित रूप से संविधान में होने के बावजूद अब मूल अधिकार नहीं है। कई बार परीक्षा में आया हुआ, IAS में भी PCS में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना है कि ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी अदर देन द अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल राइट। इसीलिए इसे विधिक अधिकार का नाम दिया गया। बट बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 300A, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो। संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि अनुच्छेद 300 क में दिया गया है और ये 300 क हमारे संविधान का ही अनुच्छेद है। तो दोनों ही प्रकार का ये अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में ये मूल अधिकार के रूप में नहीं है। इसलिए मूल अधिकार कुल कितने हैं? तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। इसके पहले एक दो मोटी मोटी बातें मूल अधिकारों के बारे में हमें और भी देखना होगा। जैसे
मूल अधिकारों का संशोधन और मूल अधिकारों का निलंबन। तो मूल अधिकारों में संशोधन होगा कि नहीं होगा? तो मूल अधिकारों का संशोधन होगा, पहली बात। और कैसे होगा? तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार होगा, जैसे हमारे संविधान के अन्य भागों में संशोधन होंगे। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से उस संशोधन विधेयक को पारित करके। और तीसरी बात कि क्या मूल अधिकारों में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है? तो याद रखना है कि मूल अधिकारों में संशोधन केवल उस सीमा तक हो सकता है जहां तक कि वह सर्वोच्च न्यायालय की राय में संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करने वाला न हो। अर्थात यदि किसी मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया जाता है तो फिर उस स्थिति में वह संशोधन अविधि मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे रद्द कर दिया जाएगा। मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता है तो ऐसा कोई भी संशोधन जो मूल अधिकारों को संशोधित करने के लिए किया जा रहा है वह मान्य होगा। अब अगली चीज कि मूल अधिकारों में मूल अधिकारों का निलंबन की क्या व्यवस्था की गई है? मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन। तो मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन, तो मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन, इसके बारे में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों पर हमें जाना होगा। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, और याद रखना स्पेशली अनुच्छेद 19 है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के 22 तक है, बट स्पेशली अनुच्छेद 19 जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी, आपातकाल के दौरान अपने आप ही अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार स्थगित हो जाएगा। उसको स्थगित करने के लिए कोई अलग से आदेश इत्यादि जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मूल अधिकार निलंबित होंगे। अन्य का मतलब क्या हुआ भाई? तो अनुच्छेद 19, 20 और 21, इन तीनों को छोड़ करके शेष जितने भी मूल अधिकार हैं वे निलंबित या स्थगित किए जा सकते हैं। और ये बात कहाँ बताई गई है? तो अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 में। ये दोनों ही कब प्रभावी होंगे? तो जब आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो, इमरजेंसी जब प्रोक्लेम किया गया हो, तभी मूल अधिकार निलंबित या स्थगित किए जा सकते हैं। अब कुछ सूक्ष्म बातें याद रखनी है जो लोग आईएएस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, आईएएस के लिए, कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 3 आधारों पर की जा सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो यदि आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो, तब अनुच्छेद 19 का स्वतंत्रता का मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा, बना रहेगा। तभी निलंबित होगा जबकि आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया गया आपातकाल की घोषणा, तो फिर ये निलंबित नहीं होगा।
दूसरी बात ये कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो मूल अधिकार निलंबित होंगे तो वे अपने आप निलंबित नहीं होंगे कि आपातकाल की घोषणा हो गई और वो अधिकार निलंबित हो गए, बल्कि इनको निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी करना होगा, एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। उसमें बाकायदे उल्लेख होगा कि ये मूल अधिकार स्थगित किए जा रहे हैं। तो उसमें जिन जिन मूल अधिकारों को शामिल किया गया होगा केवल वे मूल अधिकार स्थगित होंगे। अब उसमें 19, 20, 21 को छोड़ करके से सभी हो सकते हैं या उनमें से कुछ हो सकते हैं। एक साथ सभी को भी निलंबित करना की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता के हिसाब से किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप प्रभावी नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करके ही उसे प्रभावी किया जाएगा। आखिरी बात ध्यान देने वाली बात है कि मूल संविधान के अंतर्गत तो सारे ही मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित किए जा सकते थे। सभी 14 से लेकर के 32 तक के जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं सभी इमरजेंसी पीरियड में स्थगित किए जा सकते थे। लेकिन आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 1978 में ये प्रोविजन कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो हमारे मूल अधिकार हैं ये किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि आपातकाल में भी निलंबित या स्थगित नहीं होंगे। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी स्थगित या निलंबित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार आपातकाल में भी स्थगित और निलंबित नहीं हो।